यस, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो जैसे कि आपको पता है कि पिछले क्लास में हम राजभाषा ये जो है उसके बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे थे और पिछले 2 क्लासों से हम लोग राजभाषा का ही अध्ययन कर रहे हैं। आज के क्लास में मैं प्रयत्न करती हूँ कि ये जो पाठ है अथवा ये जो अध्ययन के लिए आपको राजभाषा दिया गया है, इसके बारे में जो है मैं पूरी तरह से विश्लेषण करते हुए आज के लिए इस क्लास में हम लोग वो अंत कर देंगे। ठीक है? तो जैसे कि आपको पता है कि पिछले क्लास में हमने राजभाषा की परिभाषा है उसके बारे में हमने अध्ययन किया। राजभाषा के तौर पर हर एक जो हमारा जो राष्ट्र है उसको क्या अधिकार दिए गए हैं, ठीक है? किस तरह से वो राजभाषा ये जो हिंदी है उसका प्रयोग कर सकता है तथा अगर यहाँ पे हमारे संविधान ने यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ये भी अधिकार दिया है कि अगर हिंदी भाषा आपकी राजभाषा नहीं हो सकती तो आप विदेशी भाषा का भी प्रयोग करते हुए राजभाषा उस भाषा को बना सकते हो अथवा उस भाषा में सरकारी कामकाज जो है वो कर सकते हो। तो पिछले क्लास में हमने ये भी पढ़ा कि बहुत सारे संविधान में हमारे ऐसे आर्टिकल्स हैं जिसमें किसको अथवा राष्ट्र को क्या अधिकार है इस भाषा को लेकर, किस तरह भाषा का वो प्रयोग करते हुए अपना सरकारी कामकाज चला सकता है और कौन से भाषाओं का प्रयोग करते हुए वो सरकारी जो कार्य है वो अच्छी तरह से सरल बना सकता है। इसके बारे में भी हमने अध्ययन किया। साथ ही साथ हमने संविधान के 9 ऐसे आर्टिकल्स पढ़े जिसमें 4 विभाजन किया गया है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। इस 4 विभाजन में आर्टिकल्स 343 से लेकर 351 तक क्या लिखा गया है भाषा को लेकर अथवा राजभाषा के संबंध में संविधान में क्या लिखा है, इसके बारे में हमने थोड़ा बहुत अध्ययन जो है वो किया है अथवा पढ़ा है। पिछले क्लास में हमने 344 ये जो आर्टिकल है और 343 ये जो आर्टिकल है उसमें क्या लिखा है राजभाषा के संबंध में, ये भी हमने अध्ययन किया है। तो आज के क्लास में ये जो 345 से लेकर 351 ये जो आर्टिकल है उसमें राजभाषा के संबंध में क्या लिखा है अथवा हमको क्या अधिकार है, सरकार को क्या अधिकार है कि वो अपना कामकाज जो है वो सरल रीति से कर सकता है अथवा सुलभ रीति से कर सकता है। ठीक है? तो अगर आपके पास किताब है तो पेज नंबर 90 में आप देख सकते हो कि हमने पिछले क्लास में अनुच्छेद 344 तक कंप्लीट कर दिया है कि किस तरह से राष्ट्रपति भी जो है वो राजभाषा का प्रयोग करते हुए एक मंडल की तैयारी करता है अथवा बनाता है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि पिछले क्लास में संसदीय राजभाषा समिति ये बनाई गई है और इसके प्रतिनिधि अथवा अध्यक्ष व्यक्ति थे, वो थे गृह मंत्री श्री गोविंद वल्लभ पंत तत्कालीन के लिए। उन्होंने और उसमें जो है सदस्यों का समावेश करके उन्होंने वो समिति का गठन किया जिसमें भाषा के ऊपर, राजभाषा के ऊपर तथा सरकारी कामकाज के लिए वो लोग उस भाषा का प्रयोग करते हुए अपना कार्य आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो 343, 344 आर्टिकल है ये राजभाषा के संबंध में जितने हमको अधिकार है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो अभी ये आर्टिकल 345 जो है ये राजभाषा के संबंध में क्या कहती हैं अथवा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अथवा हमारे संविधान में इसके बारे में क्या लिखा है। तो अभी मैं वो पढ़ती हूँ और उसका विश्लेषण करती हूँ। ठीक है? अनुच्छेद 345 के अनुसार किसी भी राज्य के विधान मंडल को विधि द्वारा एक या एकाधिक प्रादेशिक भाषाओं अथवा हिंदी को सरकारी प्रयोजनों के प्रयोग के लिए स्वीकार करने की व्यवस्था दी गई है। तो देखिए यहाँ पे कहा गया है कि विधान मंडल को यानी मैंने आपको पिछले क्लास में कहा कि इसका मीनिंग जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली है। ठीक है? तो इस विधान में यानी इस लेजिस्लेटिव असेंबली में
जितने भी व्यक्ति, राज्य के व्यक्ति अथवा सदस्य एकत्रित होते हैं, वो अपनी भाषा में अपने विचारों को व्यक्त करने की उनको क्या है, अधिकार है अथवा हक है। तो आपको तो पता है कि हर एक हमारे भारत देश में जो है वो हर एक राज्य की जो राज्य भाषा है, स्टेट लैंग्वेज है, वो अलग-अलग है। और बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जिनको हिंदी नहीं आती, तो उनको ये अधिकार है, तो वो अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हुए अपने जो विचार है वो व्यक्त कर सकते हैं। दूसरा जो है, अगर उस व्यक्ति को अथवा उस राज्य के सदस्य को हिंदी भी नहीं आती है और अंग्रेजी भी नहीं आती है, तो वो अपने राज्य की भाषा में अपने जो विचार है वो व्यक्त कर सकता है, यानी उसकी मातृभाषा अथवा राज्य भाषा। यानी इस आर्टिकल 345 के अनुसार, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार, हमारे संविधान के अनुसार हर एक व्यक्ति को अपनी भाषा में अपने विचारों को सामने रखने का अधिकार है। चाहे वो प्रादेशिक भाषा हो, राष्ट्रभाषा हो, राजभाषा हो या राज्य भाषा हो। ठीक है। अनुच्छेद 346 में कहा गया है कि संघ में राजकीय प्रयोजनों के लिए तत्समय प्राधिकृत भाषा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में तथा किसी राज्य और संघ के बीच में संचार के लिए राजभाषा होगी। अभी अनुच्छेद 346 के अनुसार हमारे संविधान में ये लिखा है कि तत्सम प्राधिकृत भाषा, तत्समय प्राधिकृत भाषा यानी फॉर टाइम बीइंग, यानी थोड़े ही समय के लिए अथवा ज्यादा समय के लिए। यहाँ पे तत्समय प्राधिकृत भाषा यानी टाइम बीइंग, तत्समय प्राधिकृत का अर्थ होता है फॉर टाइम बीइंग। वो राज्य का सदस्य जो है वो अपनी भाषा का प्रयोग करते हुए दूसरे राज्य के साथ अपना पक्ष रख सकता है अथवा अपनी बातें रख सकता है, अथवा राज्य के साथ अथवा संघ के साथ अपनी भाषा में वो क्या कर सकता है, अपने विचारों को वो रख सकता है अपनी भाषा में। परंतु यदि दो या अधिक राज्य करार करते हैं कि ऐसे राज्यों के बीच में संचार के लिए राजभाषा हिंदी होगी, तो ऐसे संचार के लिए वह भाषा प्रयोग की जा सकेगी। अभी मान लीजिए एक राज्य की जो भाषा है, मान लीजिए तमिलनाडु की राज्य भाषा है तमिल। अगर वो उत्तर प्रदेश के अथवा मध्य प्रदेश की जो जिनकी राज्य भाषा मान लीजिए हिंदी है, अगर उनके साथ वो संपर्क साधना चाहते हैं, लेकिन उनको हिंदी नहीं आती, वो सिर्फ तमिल में जो है अपने विचारों को रखना चाहता है, तो उसको अनुमति है। लेकिन यहाँ पे अगर दूसरे राज्य के जो व्यक्ति है, वो अगर ये नहीं स्वीकार करते कि हमें तमिल में जो है वो संपर्क नहीं साधना है अथवा हमें तमिल समझ में नहीं आ रही है, तो तमिलनाडु के लोग क्या करते हैं, दोनों राज्यों को जिस भाषा का ज्ञान है, उस भाषा का प्रयोग करते हुए वो क्या करते हैं, संपर्क साधते हैं अथवा संचार करते हैं। यानी यहाँ पे कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे संविधान ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने अधिकार तो दिया है, हक तो दिया है कि व्यक्ति क्या है, किसी भी भाषा का प्रयोग करते हुए वो अपनी बातें रख सकता है। लेकिन ऐसी भाषा होना बहुत ज़रूरी है जो दोनों पक्षों को उस भाषा का ज्ञान हो। तो इसकी वजह से यहाँ पे ये हम लोग कह सकते हैं कि हमारे संविधान ने हर एक व्यक्ति को भाषा के संबंध में छूट दी है। ये अब हम पर निर्भर है कि हम किस भाषा का प्रयोग करते हैं, ताकि सामने वाला जो पक्ष है वो अपनी बातें समझ सके, सुन सके। ठीक है, आगे अनुच्छेद 347 के अनुसार यदि किसी राज्य के जन समुदाय का पर्याप्त अनुपात चाहता है कि उसके द्वारा बोली जाने वाली कोई भाषा राज्य द्वारा अभिज्ञात की जाए, तो राष्ट्रपति निर्देश दे सकेंगे कि ऐसी भाषा को
उस राज्य में सर्वत्र अथवा उसके किसी भाग में ऐसे प्रयोजन के लिए जैसा कि वह उल्लेखित करें। तो यहाँ पे ये जो अनुच्छेद है 347, इसके अनुसार अगर कोई राज्य अपने राज्य की भाषा को पूरे राज्य की भाषा बनाना चाहता है, अभी मान लीजिए हमारा जो कर्नाटक माफ कीजिएगा राज्य है, इस कर्नाटक राज्य में मराठी बोलने वाले व्यक्ति भी हैं, हिंदी बोलने वाले व्यक्ति भी हैं, कन्नड़ के भी व्यक्ति हैं। लेकिन यहाँ पे ये राज्य पर निर्भर करता है कि वो किस भाषा का चुनाव करता है अथवा सिलेक्ट करता है राज्य भाषा के तौर पर। तो अगर वो चाहता है कि हमारे राज्य अथवा कर्नाटक राज्य की जो राज्य भाषा है वो कन्नड़ ही होनी चाहिए, तो वो वैसे कर सकता है। कैसे? तो वो राष्ट्रपति को एक निवेदन पत्र, एक रिक्वेस्ट लेटर भेजेगा, जिसमें वो कहता है कि हमारी राज्य की भाषा जो है वो हम कन्नड़ करना चाहते हैं, और यानी ये जो कन्नड़ है भाषा, वो पूरे कर्नाटक में इसका सरकारी कामकाज के लिए इसका प्रयोग होना है। तो अगर वो निवेदन पत्र भेजता है राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति को भी इनका जो निवेदन पत्र है वो स्वीकार करना ही पड़ता है, और उनको भाषा सिलेक्ट करने के लिए अथवा भाषा का चयन करने के लिए, राज्य भाषा बनाने के लिए वो क्या कर सकते हैं, उनको अनुमति दे सकते हैं। यानी यहाँ पे हमारे कहने का तात्पर्य बस इतना है कि ये जो 343 से लेकर 351 के जो आर्टिकल्स हैं भाषा संबंध में, यहाँ पे हमारे संविधान ने हर एक व्यक्ति को कौन सी भी भाषा का प्रयोग करने की छूट दी है, अथवा हर एक व्यक्ति को अधिकार है वो जो है वो कौन सी भाषा भी अपना सकता है और उसमें जो है अपने विचारों का विनिमय कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। अर्थात किसी राज्य का जन समुदाय अपनी भाषा को मान्यता दिलाना चाहता है तो राष्ट्रपति उस भाषा को सरकारी अभिज्ञा देने का अधिकार है। यह अनुच्छेद 345 का स्पष्टीकरण है। यानी यहाँ पे सबसे पहले अगर उसकी जो राज्य भाषा है कन्नड़, अगर यहाँ पे कर्नाटक का उदाहरण देते हुए मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर कर्नाटक के सरकार को कन्नड़ ही भाषा जो है वो सरकारी भाषा बनानी है अथवा राज्य भाषा बनानी है, तो ये जो हमारे राष्ट्रपति है वो इनका जो निवेदन पत्र है उनको स्वीकार करना ही पड़ता है, और उनको अनुमति दी जा सकती है कि कन्नड़ का प्रयोग आप सरकारी कामकाज के लिए भी कर सकते हो। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि राष्ट्रपति उस भाषा को सरकारी अभिज्ञा देने का अधिकारी है। यानी राष्ट्रपति उस भाषा को सरकारी भाषा मानने के लिए अपनी जो स्वीकृति है वो दे सकता है। ठीक है, तो ये जो सारे आर्टिकल्स हैं जितने भी हमने पढ़े वो सभी राजभाषा के संबंध में है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि हमारी राजभाषा जो है वो हिंदी है, लेकिन हमारे संविधान में ये भी लिखा है कि अगर हिंदी को छोड़कर अगर हमारी सरकार अगर कोई विदेशी भाषा का विदेशी भाषा को अपनाता है तो भी संविधान में ये अनुमति है। ठीक है, तो अभी जितने भी हमने पढ़े वो भाषा संबंध में ही थे आर्टिकल्स, और हर एक व्यक्ति को जो है वो भाषा का कौन सी भी भाषा का प्रयोग करने के लिए उसको छूट है। ठीक है, आगे पढ़ती हूँ। अनुच्छेद 348 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में तथा अधिनियमों, विधेयकों आदि में प्रयोग की जाने वाली भाषा के संबंध में है। देखिए, अभी ये जो 348 अनुच्छेद है, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि 348 ये जो आर्टिकल है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के संबंध में है। तो यहाँ पे यही लिखा है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जो सरकारी कामकाज चलता है उसमें कौन सी भाषा का प्रयोग करना चाहिए, इसके बारे में इस 348 आर्टिकल में
लिखा है। यहाँ पे न्यायालय में जितने भी बिल पास होते हैं, जितने भी एक्ट्स होते हैं, जिसको हम लोग अधिनियम तथा बिल्स बोलते हैं विधेयकों के लिए, तो ये कौन सी भाषा में होनी चाहिए इसके संबंध में भी हमारे संविधान में अथवा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। क्या लिखा है, आगे पढ़ती हूँ। उच्चतम न्यायालय में तथा प्रत्येक उच्च न्यायालय में सब कार्यवाहियां विधेयक संसद के अधिनियम जो संसद या राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित किए जाएं। देखिए, अभी ये जो हाई कोर्ट है अथवा कोर्ट है अथवा सुप्रीम कोर्ट है, इसमें कौन सी भाषा का प्रयोग करना चाहिए, इसका निर्णय लेने का जो अधिकार है वो राज्य को जाता है। अभी मान लीजिए हमारे कर्नाटक में जो कोर्ट है, वहां पे कन्नड़ और इंग्लिश, अंग्रेजी, इस भाषाओं का बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। तो ये संसद में इसके बारे में डिस्कशन होता है अथवा संसद में अपने कोर्ट की भाषा अथवा अपने न्यायालय की भाषा कौन सी होनी चाहिए, इसमें वो विचार करते हैं, अपना पक्ष रखते हैं, और ये सब उस राज्य के व्यक्ति अथवा सदस्य पर निर्भरित है कि वो कौन सी भाषा का प्रयोग करता है कोर्ट में। यानी हर एक राज्य को अपनी ही राज्य की भाषा, न्यायालयीन भाषा रखने की छूट है। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि ये जो कोर्ट में जिस भाषा का प्रयोग करना चाहिए, उसका निर्णय संसद में बैठने वाले जो सदस्य होते हैं, राज्य के सदस्य होते हैं, उन पर निर्भरित होता है। आदेश, नियम, विनियम और उपविधि जो इस संविधान के अधीन अथवा संसद या राज्य के विधान मंडलों द्वारा निर्मित किसी विधि के अधीन निकाले जाए। तो यहाँ पे संसद में ही तय होता है कि अपने राज्य की न्यायालयीन भाषा क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जितने भी आदेश है, नियम है, विनियम है, रेगुलेशंस, यहाँ पे उसका अर्थ बताया गया है, रूल्स एंड रेगुलेशन जैसे हम लोग बोलते हैं, तो जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो किस भाषा में होनी चाहिए, ये उस राज्य सरकार पर निर्भरित होता है। अंग्रेजी में बाय लॉ आदि के प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी भाषा में होंगे। किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति से अपने राज्य के उच्च न्यायालय में उस राज्य की राजभाषा या हिंदी का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा। देखिए, तो यहाँ पे इस आर्टिकल के अनुसार ये कहा गया है कि उस न्यायालय की भाषा क्या होनी चाहिए, यहाँ पे उस राज्य का जो राज्य सरकार है वो तय करता है। इसमें अगर आप राष्ट्रपति की अनुमति नहीं भी लेते हैं तो भी चलेगा, लेकिन हर एक राज्य को जो है वो छूट है कि वो अपनी भाषा में जो है न्यायालयीन जो भी कारभार चलता है उसको चला सके। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि यहाँ पे अंग्रेजी भाषा में बाय लॉ आदि के प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी भाषा में होंगे। तो जो बाय लॉ के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जो होते हैं लॉ के, तो यहाँ पे अंग्रेजी में उसका पाठ हो सकेगा अथवा हो सकता है। यानी यहाँ पे अंग्रेजी भाषा का भी आप प्रयोग कर सकते हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ राज्य भाषा ने, हमारी राज्य सरकार ने उसी भाषा में हमको जो है वो न्यायालयीन भाषा का चुनाव किया है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि सिर्फ उसी भाषा में क्या हो, कामकाज हो। तो यहाँ पे जितने भी लॉ होते हैं, नियम होते हैं, अगर आप इंग्लिश में उसका प्रयोग, इंग्लिश में अगर वो बताना चाहते हो अथवा अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हुए उस लॉ को, उस कायदे को बताना चाहते हो, तो भी इसकी अनुमति है। किसी विधान मंडल द्वारा किसी विधि के अधीन निकाले गए आदेश, नियम, विनियम और उपविधि अंग्रेजी भाषा में नहीं तैयार किए गए हो तो उस राज्य के राजपत्र, गैजेट में उस राज्य के राज्यपाल के प्राधिकार से प्रकाशित उनका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।
ठीक है, तो अगर यहाँ पे एक और नियम बनाया गया है हमारे संविधान में कि देखिए सभी लोग जो रहते हैं किसी भी राज्य में उनको वहाँ की ही राज्य भाषा आनी ज़रूरी है, ऐसा नहीं होता। कभी-कभार ऐसा नहीं होता, उनको सिर्फ़ अंग्रेज़ी भाषा ही का ही ज्ञान हो सकता है अथवा हिंदी भाषा का ही ज्ञान हो सकता है। तो उसके लिए यहाँ पे इस अनुच्छेद 45 यानी माफ़ कीजिएगा आर्टिकल 48 में हमारे संविधान में ये कहा गया है कि अगर उस न्यायालय में जिस राज्य भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, उसी समय जो है अंग्रेजी में उसका अनुवाद होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? यानी अगर मान लीजिए जो भी रूल्स एंड माफ़ कीजिएगा रूल्स एंड रेगुलेशंस जो जितने भी निकलते हैं न्यायालय से अथवा राज्य सरकार से, उसके लिए वो अपनी भाषा का राज्य भाषा का प्रयोग कर सकता है, लेकिन साथ ही साथ अंग्रेजी भाषा के भी जो भाषा में उसका अनुवाद करते हुए वो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको प्रसारित करना अथवा वो सबको तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? आपको मैं एक एग्ज़ाम्पल देकर बताती हूँ। ये न्यायालयीन न्यायालय के हिसाब से अगर मैं बताऊँ, तो अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति डॉक्यूमेंट्स अथवा प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स लाना चाहता है, तो अगर उसको डॉक्यूमेंट्स जो है कन्नड़ में चाहिए, तो कन्नड़ में भी उसको वो जो डॉक्यूमेंट्स वो मिल सकते हैं, साथ ही साथ इंग्लिश में भी वो डॉक्यूमेंट्स मिल सकते हैं। यानी यहाँ पे अगर राज्य भाषा कन्नड़ है, तो उसका अनुवाद अंग्रेजी में होना बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे ये कहा गया है। यानी संविधान के अनुसार राज्य भाषा के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं अथवा न्यायालयीन सरकारी जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, नियम होते हैं, उसका अनुवाद अंग्रेजी में होना बहुत ज़रूरी है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। अनुच्छेद 349 संविधान के लागू होने के 15 वर्षों तक अंग्रेजी का प्रयोग करने के संबंध में है। जैसे कि हमने पिछले क्लास में भी डिस्कस किया कि हमारे भारत देश को स्वतंत्रता मिलने से पहले ये जो सरकारी कामकाज थे वो अंग्रेजी में ही चलते थे। तो हमारे संविधान ने हम ये तय किया कॉन्स्टिट्यूशन ने कि हमारे भारत देश को स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद 15 साल तक जो है अंग्रेजी भाषा का ही प्रयोग सरकारी कामकाज के लिए किया जाएगा। क्योंकि बाद में 19 आपको पता है कि 1950 में हिंदी जो है वो हमारी राजभाषा बन गई और सभी जो नियम हैं, रेगुलेशंस है, विनियम है, वो जो है उसका अनुवाद यानी अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करने के लिए बहुत वक्त लगता है। तो उसके लिए हमारे संविधान ने ये तय किया कि हमारे देश को स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद 15 साल तक यानी 1950 से लेकर 1965 तक हम लोग सरकारी कामकाज के लिए अंग्रेजी भाषा का ही प्रयोग कर सकते हैं। इस अनुच्छेद के अनुसार राजभाषा आयोग अनुच्छेद 344 के खंड 1 के अधीन गठित आयोग की सिफारिशों के तथा संसदीय राजभाषा समिति अनुच्छेद 44 खंड 4 के अधीन के प्रतिवेदनों पर विचार करने के पश्चात राष्ट्रपति जब तक कोई आदेश न दे तब तक संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए कोई दूसरी भाषा प्राधिकृत नहीं मानी जाएगी। तो ये जो आर्टिकल 49 है, जैसे कि ये राजभाषा के संबंध में अंग्रेजी भाषा के संबंध में यहाँ पे बताया गया है कि स्वतंत्रता प्राप्त होने के 15 साल तक स्वतंत्र प्राप्त होने के बाद 15 साल तक हम लोगों को अंग्रेजी भाषा का ही प्रयोग करते हुए सरकारी कामकाज जो है वो चलाना पड़ेगा। अभी अगर मान लीजिए 15 साल हो गए और अगर हमारी जो सरकार है अगर हमारी राष्ट्रभाषा में सरकारी कामकाज करना चाहता है, तो सबसे पहले जो है वो राष्ट्रपति की अनुमति लेनी बहुत ज़रूरी है। जब तक राष्ट्रपति की अनुमति नहीं मिलती, तब तक क्या है हम लोग भाषा
चेंज नहीं कर सकते, यानी हम भाषा दूसरी नहीं रख सकते। अगर 15 साल के बाद मान लीजिए अगर राष्ट्रपति चाहता है कि और थोड़े साल अंग्रेजी में सरकारी कामकाज चले, तो उसके आदेश के अनुसार ही कामकाज चलेगा। अगर राष्ट्रपति अनुमति देता है कि अभी 15 साल हो गए हैं, अभी हम सक्षम हैं हिंदी भाषा में सरकारी कार्य करने के लिए, तो सबसे पहले उसकी राष्ट्रपति की स्वीकृति चाहिए, यानी अनुमति चाहिए। तभी हम लोग दूसरी भाषा में राज्य के अथवा राष्ट्र के, संघ का अर्थ होता है यूनियन के जितने भी कामकाज होते हैं वो उस भाषा में हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पे राष्ट्रपति के पास सबसे बड़ा अधिकार होता है कि वो अपने विचारों के अनुसार अथवा अपनी बुद्धिमत्ता के अनुसार भाषा भाषा को चेंज कर सकता है अथवा वही भाषा को रखकर सरकारी भाषा उसी भाषा में चला सकता है। ठीक है। अनुच्छेद 350 के अनुसार किसी व्यथा के निवारण के लिए संघ या राज्य के किसी पदाधिकारी या यथास्थिति संघ में या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में अभिवेदन देने का प्रत्येक व्यक्ति को हक होगा। अभी ये जो आर्टिकल 350 है, इस आर्टिकल के अनुसार अगर कोई राज्य, अगर मान लीजिए हमारा जो कर्नाटक राज्य है वो किसी समस्या में फंस गया है और अपनी समस्या को वो राष्ट्रपति तक पहुंचाना चाहता है, तो उसको यहाँ पे प्रश्न पड़ सकता है कि वो कौन सी भाषा में अपनी जो समस्या है वो बताए। तो यहाँ पे इस आर्टिकल 40 माफ कीजिएगा 350 के अनुसार उस राज्य को भाषा चुनने की जो है वो सहूलियत है, यानी उसको फ्रीडम है। वो अपनी भाषा में ही निवेदन पत्र अथवा समस्या का जो भी समस्या से वो जूझ रहा है, उस समस्या के बारे में वो अपनी राज्य भाषा के द्वारा, यानी फॉर एग्जांपल कर्नाटक, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कर्नाटक में कोई समस्या है और वो बताने के लिए जब कर्नाटक की सरकार राष्ट्रपति से आवेदन अथवा निवेदन पत्र भेजती है, तो वो अपनी जो समस्या है वो अपनी राज्य भाषा कन्नड़ में लिखकर भेज सकता है। यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये अधिकार दिया है उस राज्य के व्यक्ति को अथवा सदस्य को कि वो जो अपनी परेशानी है वो अपनी भाषा में राष्ट्रपति को बता सकता है। यानी यहाँ पे हर एक राज्य के पास, हर एक व्यक्ति के पास अपनी जो समस्याएं हैं वो अपनी भाषा में लिखकर राष्ट्रपति को देने की जो सिलसिला है अथवा देने की जो प्रथा है वो दे सकता है अपनी भाषा में लिखकर, यानी निवेदन पत्र जो है वो राष्ट्रपति को अपनी भाषा में लिखकर भेज सकता है। अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है। देखिए यहाँ पे हमने मान तो लिया है कि 1950 में कि हिंदी जो है वो हमारी राष्ट्रभाषा तथा राजभाषा होगी, लेकिन कुछ समय के लिए यानी 15 वर्ष तक हमारी सरकार ने ये तय किया कि सरकारी कामकाज जो है वो अंग्रेजी में ही होगा, क्योंकि जब तक हिंदी में अनुवाद नहीं होता तब तक ये कार्य जो है वो थमना नहीं चाहिए, आगे बढ़ता ही रहना चाहिए। इसलिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हुए सरकारी कामकाज आगे बढ़ाया गया। अभी यहाँ पे ये कहा गया है कि इस आर्टिकल 351 में जैसे कि हमने हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा तथा राजभाषा के तौर पर स्वीकारा है, तो उसके विकास के लिए भी काम करना अथवा कार्य करना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो ये जो अनुच्छेद है 351, ये हिंदी भाषा के विकास के संबंध में है। अभी इस विकास के संबंध में ये अनुच्छेद अथवा ये आर्टिकल क्या कहता है, हम देखते हैं। हिंदी भाषा की प्रसार वृद्धि
करना ताकि वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम हो सके तथा उसकी आत्मीयता में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी और अष्टम अनुसूची में उल्लिखित अन्य भारतीय भाषाओं के रूप, शैली और पदावली को आत्मसात करते हुए तथा जहाँ आवश्यक या वांछनीय हो वहाँ उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से तथा गौणतः वैसी उल्लिखित भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करना संघ का कर्तव्य होगा। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा कि ये जो अनुच्छेद है वो हिंदी भाषा के विकास के संबंध में है। हमने हमारे भारत देश को स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद ये तो हमारी सरकार ने तय किया कि हमारी राष्ट्रभाषा तथा राजभाषा हिंदी होगी, तो उसका विकास जो है वो बहुत जरूरी है। उसमें वोकैबुलरी बढ़ाने की बहुत जरूरी है, अथवा जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं शब्द भंडार। संस्कृत में से जितने भी शब्द आए हैं उनको हिंदी में अनुवाद करना बहुत जरूरी है तथा शब्द भंडार का विकास करने की बहुत जरूरी है ताकि हर एक जो कार्य है वो हिंदी भाषा में हो सके। तो यहाँ पे यह कहा गया है कि हमारे भारत देश ने हिंदी को राष्ट्रभाषा के तौर पर स्वीकारा है तथा लिपि जो है वो देवनागरी लिपि में पूरा जो कार्य है, सरकारी कार्य, वो चलेगा करके यहाँ पे निर्णय लिया है। इसी निर्णय के अनुसार उस हिंदी भाषा का विकास होना भी बहुत जरूरी है और उसमें शब्द भंडार का विकास होना भी बहुत जरूरी है। उसकी जो शैली है, उसका जो रूप है, उसमें भी विकास होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये जो हिंदी भाषा है वो हर एक व्यक्ति तक पहुंच पाए तथा इसका विकास जो है वो अच्छी तरह से हो पाए ताकि हमारा जो भारत देश का जो सरकारी कामकाज है वो अच्छी तरह से अथवा सुलभ रीति से आगे बढ़े। तो यहाँ पे अष्टम अनुसूची का यहाँ पे उल्लेख किया गया है। इसका अर्थ अगर हम लोग बताएं तो इसका अर्थ शेड्यूल 8 करके यहाँ पे इंग्लिश में उसका अर्थ होता है। उसके बारे में जो है हम लोग विस्तार पूर्ण नेक्स्ट जो पार्ट है अष्टम अनुसूची जो 91 पेज नंबर पे आप देख सकते हो, तो उसमें सविस्तर रूप में अच्छी तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि ये अष्टम अनुसूची है क्या, भाषा के ऊपर ही है। तो उसके बारे में हम लोग उस अष्टम अनुसूची में भाषा के संबंध में जो ये अष्टम अनुसूची है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे बस आप इतना याद रखिए कि हमारे भारत देश ने, हमारे भारत की संविधान ने हर भाषा को महत्व दिया है, हर भाषा के विकास के लिए बहुत सारा अपना योगदान दिया है। बहुत सारे ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल बनाए गए हैं भाषा के संबंध में ताकि हर एक व्यक्ति को जो है वो अपनी भाषा का जो है उसका प्रयोग करते हुए उसका विकास कर सके। साथ ही साथ हमारे भारत देश में एकजुट अथवा राष्ट्रीय एकता जो है वो बना रहे, इसलिए इसीलिए हमारे संविधान में भाषा के संबंध में इतने सारे जैसे 9 आर्टिकल्स हैं वो बताए हैं कि किस तरह से हम अपनी भाषा को, मातृभाषा का प्रयोग करते हुए भी अपने विचार सरकार के सामने रख सकते हैं। अगर आपको अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करना है जो हम लोग विदेशी भाषा मानते हैं, आप उस भाषा का प्रयोग करते हुए भी अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं। अथवा अगर आपको हिंदी भाषा का प्रयोग करते हुए अपना सरकारी कामकाज चलाना है तो आपको उसमें भी स्वतंत्रता प्राप्त है, उसमें भी आपको क्या है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उसमें भी आपको अधिकार है कि आपको जो भाषा सरल लगे, जो सुलभ लगे,
उस भाषा में आप क्या कर सकते हो, अपने अपना जो सरकारी कामकाज है तथा विकास करने का ये जो तरीका है, वो अपनी भाषा से भी आप कर सकते हो। यहाँ पे कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक राजभाषा के संबंध में, भाषा के संबंध में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है और हर एक भाषा को उतनी ही महत्वता दी है जितनी कि हिंदी को मिली है, तथा अंग्रेजी को भी उतना ही अधिकार मिला है जितना दूसरे भाषा को मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे एक राष्ट्रीय एकता बनाने के लिए, क्योंकि आपको तो पता है कि हमारे भारत देश में जो है वो बहुत सारे भाषा बोलने वाले व्यक्ति हैं, बहुत धर्म के व्यक्ति है, बहुत सारे धर्म के व्यक्ति हैं। हर एक धर्म की भाषा अलग अलग है। तो हम सब में एक राष्ट्रीय एकता निर्माण करने के लिए कोई भाषा उच्च तथा कोई भाषा नीच नहीं है अथवा कम नहीं है, ये दिखाने के लिए हमारे संविधान ने इतने सारे आर्टिकल्स बनाए हैं ताकि कोई भाषा उच्च ना हो, कोई भाषा नीच ना हो, हर एक भाषा समान रहे। ठीक है, तो आजकल की क्लास में बस इतना ही। अगले क्लास में हम अष्टम अनुसूची जो है उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ कि ये जो राजभाषा है और उसके संबंध में जितने भी आर्टिकल्स हैं आपको समझ में आए होंगे। अगर नहीं आया है तो आप ग्रुप में मैसेज डाल सकते हो अगर आपके कुछ डाउट्स हैं, तो हम वो नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर सकते हैं। देखिए, ये जो राजभाषा है ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके पास किताब है, आप अंत में देख सकते हो वहाँ पे एक क्वेश्चन पेपर का पैटर्न दिया है। उसमें टिप्पणी लिखने के लिए राजभाषा तथा राष्ट्रभाषा ऐसे टॉपिक्स आते हैं जिसमें आपको टिप्पणी लिखनी होती है अथवा शॉर्ट नोट लिखना होता है। तो इसकी वजह से इसका अध्ययन करना, इसका ज्ञान प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए, अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए, यानी हमारे संविधान में राष्ट्रभाषा के संबंध में क्या लिखा है, इसका ज्ञान बढ़ाने के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है अथवा ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।